नमस्कार। मैं हूं एस के अनिल। और इस श्रृंखला की ये चौथी वीडियो आज मैं डाल रहा हूं। चौथी वीडियो में ट्रांजिट के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले की तीन वीडियो के अंदर में मैंने आपको प्रोमिसेस के बारे में बताया है कि होरोस्कोप के अंदर जो प्रोमिसेस हैं वो कैसे रीड करते हैं, जो कि प्रिडिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने लिया है इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून। और तीसरी वीडियो है दशा फिक्सिंग की, जो ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिट के बारे में। ठीक है। इससे जो अगली वीडियो होगी वो आखिरी वीडियो होगी, जो कि प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड होगा। यही पांच जो बातें हैं ना, इनको आप ध्यान में रख के जो फलादेश है वो अगर कर रहे हैं तो आपके जो फलादेश हैं वो उसके फलित होने के जो चांसेस है वो बहुत हाई परसेंटेज में रहते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, बिना स्किप किए हुए देखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ट्रांजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंदी भी है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिट के बारे में। देखिए, ट्रांजिट क्या है बेसिकली। आप इसको साधारण भाषा में समझें तो आप इसको समझ लीजिए कि सड़क है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी गंतव्य स्थान पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको वही सड़क लेनी पड़ेगी जो वहां तक पहुंच रही है। आपको जाना कोलकाता हो और आपने जो रूट पकड़ा है वो दिल्ली का पकड़ा है तो पहुंचना संभव नहीं होगा, है ना। तो क्या मतलब है ट्रांजिट का? ट्रांजिट का शाब्दिक अर्थ है, हिंदी में उसे बोलते हैं गोचर। और गोचर जो है वो ग्रह जो है वो अपनी गति के अनुसार एक राशि से दूसरी राशि, तीसरी राशि, इसी प्रकार से कॉन्टिन्यूअसली जो है ना वो 12 राशियों में घूमते रहते हैं। प्रत्येक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। तो राशियों से होता हुआ उन नक्षत्रों के ऊपर से होके जाते हैं ग्रह। और प्रत्येक नक्षत्र जो है उसको 9 भाग में विभाजित किया गया है। तो प्रत्येक नक्षत्र के अंदर प्रत्येक ग्रह का एक एक उपनक्षत्र आता है जिसको हम सब लॉर्ड बोलते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक सब लॉर्ड को जब हम फिर से डिवाइड करते हैं 9 से, तो प्रत्येक सब लॉर्ड में प्रत्येक ग्रह का एक एक सब लॉर्ड आता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में आपको पहले से मालूम है, उसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो यहां पे आप देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर किसी भी घटना को अगर आपने फलित करना है तो किसी भी घटना के लिए जो 9 में से कुछ ना कुछ फेवरेबल होंगे और कुछ न्यूट्रल होंगे और कुछ अनफेवरेबल प्लैनेट होंगे। आपको उनको टिक लगाना है कि कौन सा ग्रह किस घटना के लिए फेवरेबल है और किस घटना के लिए अनफेवरेबल है। ये आपको मार्क करना है। ये हमने आपको दशा की जो वीडियो डाली है इससे ठीक पहले, उसमें हम आपको बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल छोटा सा समझने के लिए लेते हैं कि मान लीजिए 9 ग्रह में से जो 5 ग्रह हैं वो किसी इवेंट के लिए फेवरेबल है। इवेंट कोई भी हो सकता है। वो मैरिज हो सकती है, वो चाइल्ड बर्थ हो सकता है, वो फॉरेन टूर हो सकता है, परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, डेथ हो सकती है, सिकनेस हो सकता है ना। कितने ही प्रकार का लिटिगेशन हो सकता है, स्टडी के लिए हो सकता है। ठीक है। तो आप घटना के अनुसार ग्रहों का चयन करते हैं। जो ग्रह जिस घटना को दे पाने में सक्षम है उन्हीं ग्रहों की आपसी दशाओं में महादशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म और प्राणा, इन्हीं दशाओं में वो घटना घटित होती है। तो एक सीधा सा फॉर्मूला है समझने का गोचर को, कि जो प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर में घटना को दे पाने में सक्षम है, यानी उसकी इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी हाउस में और उसकी कमिटमेंट वो सपोर्टिव हाउस में चली जाती है। या इसका उल्टा कह लीजिए कि ग्रह का स्टार लॉर्ड या पोजिशनल स्टेटस में वो सपोर्ट वाले हाउस में आ जाता है, कस्पल पोजीशन में आ जाता है, और अपने सब लॉर्ड के द्वारा मूल भाव यानी कि प्राइमरी हाउस में आ जाता है। तो वो हम बोलते हैं कि ये घटना को घटित करा पाने में सक्षम है। तो गोचर में आपको जो चीजें ध्यान रखनी है, चाहे इन ग्रहों की दशा हो चाहे नहीं हो। सूर्य,
चंद्रमा, इसको इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून बोलते हैं। ये हमने आपको दूसरी वीडियो के अंदर आपको बता दी है कि इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून क्या चीज होती है। फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद हम लेते हैं बड़े इवेंट के लिए लाइफ में, डेथ केस के अंदर में हम शनि का गोचर बहुत कंपल्सरी देखते हैं। और ऐसी घटना जो किसी जातक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, 2-4 बार ही होती है, उसके लिए हम गुरु का ट्रांजिट भी देखते हैं। चाहे यहाँ पे डेथ केस में शनि की कोई दशा चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो, गुरु की दशा चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो, ये देखना ही होता है। सूर्य और चंद्रमा की दशा चाहे चले चाहे नहीं चले, इनको हमने देखना ही देखना होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, आप इसको देखिए किस तरीके से हमें देखना चाहिए। हम इसकी चर्चा जो है आपसे अभी कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिंपल जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो एग्जाम्पल हमेशा ऐसा लेना चाहिए कि सबको समझ में आए। तो हम एग्जाम्पल जो है ना वो एक ले लेते हैं चाइल्ड बर्थ का। चाइल्ड का हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब आप देखो, आपके पास सन है ना, मून है, दशा, दशा में ये हो सकते हैं सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। ये हमारे पास 9 प्लैनेट हैं। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि घटना को घटित कराने में चाइल्ड बर्थ के लिए क्या होगा, पांचवें घर की इन्वॉल्वमेंट होगी और 2 और 11 के अंदर कमिटमेंट। या ये उल्टा भी हो सकता है, 2 और 11 यहाँ आ सकता है, 5 यहाँ आ सकता है। या ऐसे भी हो सकता है यहाँ 2 आ जाए, है ना, यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 11 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है ना, तो ये क्या बोलेंगे कि भाई ये 2, 5, 11 की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट जो है ये चाइल्ड बर्थ देती है। अब मान लो आपकी कुंडली में जो मार्स है ये चाइल्ड बर्थ के लिए फेवरेबल है, यानी कि इन्हीं किसी कस्पल पोजीशंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट है। मरकरी भी ठीक है, जुपिटर भी ठीक है और सैटर्न भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे राहु को आप देख लीजिए, ये डिनाई करता है। ये 5 की इन्वॉल्वमेंट में 4, 8 और 12 दे रहा है, विदाउट 5, विदाउट 2, विदाउट 11। तो ये क्या बोल रहा है, पांचवें घर का डिनाइल नंबर लेके बैठा है, तो ये चाइल्ड बर्थ के लिए मना कर रहा है, नहीं होगी। केतु है, ये दूसरे तरीके से आपको मना कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 8 और 12, तो ये भी मना कर रहा है चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, क्योंकि टोटल अनफेवरेबल नंबर लेके आप कस्पल पोजीशन लेके बैठा है। तो आपको करना क्या है, हमें मार्क करना है ये 4 प्लैनेट कि भाई ये प्लैनेट जो है ना वो चाइल्ड बर्थ दे पा रहे हैं। वो है मार्स, ठीक है, फिर मरकरी, फिर जुपिटर और फिर सैटर्न। यानी कि महादशा से लेकर के, एमडी से लेकर के प्राणा तक यही वाले प्लैनेट होंगे दशा में। इसके बाद हम गोचर देखते हैं। ये जो चारों के चारों प्लैनेट हैं ये किस पे चलेंगे, जब जिस समय चाइल्ड बर्थ हो रहा होगा तो ये जो मार्स होगा उसका RL, STL, SL और SSL, यही वाले प्लैनेट होंगे, क्योंकि ये फेवरेबल है, दे पा रहे हैं। यानी कि जो दशा लॉर्ड है वो ट्रांजिट ऐसे ही साइन, स्टार, सब पे होने चाहिए जिस समय घटना घटित हो रही है जो उस कुंडली के अंदर फेवरेबल है। तो फेवरेबल यहाँ पे 4 प्लैनेट हमने आपको बताया। तो जो मार्स महादशा में हो, ये मरकरी भुक्ति में हो, ये जुपिटर जो है ना वो सपोज कर लीजिए सूक्ष्मा में हो, ये अंतरा में हो, ये सैटर्न जो है ना वो सूक्ष्म और प्राणा में हो, या इन्हीं में से कोई रिपीट होकर के आ रहा हो, तो यहाँ पे दशा लॉर्ड जितने भी होंगे वो गोचर करते समय ऐसे ही राशि, स्टार, सब और सब पे चलने चाहिए जो कि फेवरेबल है।
तो ये बात हो गई दशा लॉर्ड की। अब हम बात करते हैं उनके बारे में जिनकी दशा तो नहीं है लेकिन हम देखते जरूर हैं। वो है सन और है मून। इसके साथ में जुपिटर को भी हम देखेंगे कि उनका जो राशि लॉर्ड है, उनका जो स्टार लॉर्ड है, उनका जो सब लॉर्ड है और उनका जो सब लॉर्ड है, वो इन्हीं प्लैनेट के अंदर होने चाहिए जिस समय घटना घटित हो रही है। तो एट ए टाइम जो है ना, ये सारे के सारे प्लैनेट जो है वो उन्हीं ग्रहों के साइन स्टार सब पे चलेंगे जो उस घटना के लिए फेवरेबल है। अगर एक भी राहु के अंदर या केतु के अंदर आ गया, ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ नहीं होगी। सपोज कर लो ये जो सैटर्न है ये एमडी है, महादशा लॉर्ड है, ठीक है ना, और ये क्या हुआ, राहु या केतु के स्टार के अंदर आ गया ट्रांजिट करते हुए। तो सैटर्न तो एक साल के अंदर एक स्टार जो है ना वो चेंज करता है। तो क्या होगा, जब तक सैटर्न राहु और केतु के स्टार पे चलेंगे या ऐसे किसी भी ग्रह के साइन स्टार में चलेंगे, सब और सब पे चलेगा जो कि डिनाई कर रहा है घटना को, जब तक सैटर्न पार नहीं हो जाएगा तब तक वो घटना घटित नहीं होगी। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। और दशा फिक्सिंग में मैंने आपको बता दिया है। अब गोचर के अंदर भी कुछ रूल्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए गोचर की हम बात कर रहे हैं, तो हम लेते हैं डेथ केस। डेथ केस के अंदर सैटर्न को हम कंपल्सरी लेते हैं। तो सैटर्न का जो राशि लॉर्ड होगा ना, वो आपके एट्थ हाउस के सब लॉर्ड के साथ या एट्थ हाउस का जो वर्चुअल सब लॉर्ड है उसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे महादशा लॉर्ड एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, जो कंडीशन महादशा लॉर्ड के ऊपर लागू होती है वही कंडीशन यहाँ पे सैटर्न के ऊपर लागू होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद में जो सन है, उसका जो सन का जो सब लॉर्ड है और मून का जो स्टार लॉर्ड है, इसका भी कनेक्शन जो है वो एट्थ हाउस के सब लॉर्ड या वर्चुअल सब लॉर्ड के साथ होता है जब डेथ की कोई घटना घटित हो रही हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें मैरिज की, ठीक है ना, मैरिज की अगर हम बात करें या हम बात करते हैं चाइल्ड चाइल्ड बर्थ की बात करें, तो यहाँ पे जो जुपिटर है, चाहे इसकी दशा हो चाहे नहीं हो, जुपिटर का जो राशि लॉर्ड है उसका संबंध जो है ना मैरिज के केस में सातवें घर के एसएसएल से या वर्चुअल एसएसएल से होगा, या चाइल्ड बर्थ की बात करें तो फिफ्थ हाउस के एसएसएल के साथ होगा या वर्चुअल एसएसएल के साथ होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना। फिर क्या होगा, सन का जो सब लॉर्ड है और मून का जो स्टार लॉर्ड है, ये क्या करेंगे, ये मैरिज के केस में सेवेंथ हाउस के एसएसएल से और चाइल्ड बर्थ वाले केस के अंदर में फिफ्थ हाउस के एसएसएल के साथ या फिफ्थ हाउस के वर्चुअल एसएसएल के साथ अपना संबंध बनाएंगे। बहुत सिंपल सा है। तो आपको क्या करना है, जो ट्रिक है समझने की कि एक साथ इतने प्लैनेट को कैसे देखेंगे भाई, चलते चलते तो सब बदल रहे हैं जब आप प्लैनेट को गोचर करा रहे हो। तो आपको केवल ध्यान इतना ही रखना है कि दशा लॉर्ड सन मून और जुपिटर आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो डिनाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे राहु केतु कर रहे थे, तो बस वो देखते चले जाइए कि राहु केतु पे तो कोई नहीं आ रहा, तो दो ही प्लैनेट आपको देखने पड़ेंगे, सब नहीं देखने पड़ेंगे। तो यदि आप इस प्रकार से गोचर को समझ रहे कि भाई आपने बेसिकली जो फलादेश के लिए आपने एक कर ली कि हाँ भाई मैरिज प्रॉमिस में है, फिर आपने ग्रहों को पकड़ लिया कि 5 ग्रह 6 ग्रह ये फेवरेबल है, एक या दो ग्रह अनफेवरेबल है ना, उनको ले लिया। फिर इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून कर लिया जिस समय वो घटना घटित हो रही है।
ट्रांजिट में ऐसे ही प्लैनेट की दशा चलेगी और ऐसे ही फेवरेबल प्लैनेट ऐसे ही गोचर करते हुए फेवरेबल प्लैनेट के ही साइन स्टार सब पे गोचर करेंगे। फिर क्या है, जुपिटर का जो साइन लॉर्ड है, सन का सब लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड, ये घटना के प्राइमरी हाउस के सब लॉर्ड या वर्चुअल सब लॉर्ड के साथ अपना संबंध बना रहे हैं। आप इसको प्रयोग में लाइए, आप अभ्यास कीजिए, आप देखेंगे कि आपका जो फलादेश है वो बहुत सटीक होता जा रहा है। अगली वीडियो हम डाल रहे हैं प्रोग्रेशन के बारे में, हमारे सीरीज का आखिरी वीडियो है। 5 वीडियो मैंने बोला था फलादेश के लिए, तो ये जो प्रोग्रेशन है वो आखिरी वीडियो होगी। आप इन पांचों को वीडियो को ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और अभ्यास करें। आप देखेंगे कि आपका जो फलादेश है वो बहुत सटीक होता जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।